नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने अब तक में प्राचीन भारत का आधा पार्ट पिछले वीडियो में कवर कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख लेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं शैव संप्रदाय का। बाकी पीछे का टॉपिक कवर कर चुके हैं, उसमें जैन, बौद्ध, चोल, चालुक्य ये सब हो चुका था। अब आते हैं हम लोग शैव संप्रदाय में। देखते हैं तो यहाँ पर जो शैव संप्रदाय है वो वामन पुराण के अनुसार 4 भागों में विभक्त था। एक था शैव, एक था पशुपत, एक था कपालिक और एक था कालामुख। इसकी विशेषता देखेंगे तो पशुपत के संस्थापक लकुलिश थे, जो शिव के अवतार माने जाते हैं। और इस संप्रदाय के अनुयायियों की मान्यता था कि ये जो पशुपत है ये शिव के अवतार है। ठीक है। अब आपका आता है कपालिक। कपालिक जो है वो भैरव शिव के अवतार मानते थे, इनके अनुयायी ही मानते थे। और इसमें जो है सूरा का सेवन करते थे, मांस का भक्षण करते थे और हाथ में नरमुंड लेकर चलते थे कपालिक संप्रदाय के। अब देखिए कालामुख के जो हैं, कालामुख में आपका अतिमार्गी हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपका शैव धर्म हो गया। अब धर्म के आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला देखते हैं हम लोग का, ये है आपका चतुर्वयु। ठीक है, ये सब पीछे हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो यहाँ पर चतुर्वयु जो है वो 4 होते थे। कौन कौन से आपके? संकर्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये 4 हो गए चतुर्वयु। इसमें जो है संकर्ण जो है बलराम के उपनाम है। ये जो है वासुदेव रोहिणी से उत्पन्न माने गए हैं, वासुदेव और रोहिणी के। फिर आपका प्रद्युम्न जो है ये कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र माने गए हैं। अनिरुद्ध जो है वो प्रद्युम्न के पुत्र हैं और वासुदेव हो गए आपका ये चारों चतुर्वयु। अब देखिए आते हैं हम लोग अलवार संतों के बारे में। तो अलवार संत किसको कहा गया है? तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार जो किए उनको अलवार संत कहा गया है। ये जो है अंडाल एकमात्र साध्वी रही थी आपका अंडाल। इसमें साध्वी एक ही बनी जिसका नाम था अंडाल। अब चलिए अगला आते हैं, अगले पेज पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ देखिए आपका है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनैतिक दशा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में घुसते हैं। तो यहाँ देखिए इसका स्रोत क्या क्या है पहले ये जान लीजिए। तो इसका स्रोत बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। फिर आपका जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ये क्वेश्चन आता है आपका अंगुत्तर निकाय किस धर्म से है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंध रखता है, ये सब क्वेश्चन आती है। अब देखिए पाणिनि का जो रचित अष्टाध्याय है इसमें भी है और महापरिनिर्वाण सूत्र में भी आपको मिलेगा इसका 6ठी शताब्दी के जितने भी स्रोत हैं। अब इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? तो देखिए बुद्ध काल के सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वो वैशाली था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहदत्त वंश था। फिर देखिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक हुआ था मगध का वो बिंबिसार। और काशी का सबसे शक्तिशाली शासक था वो ब्रह्मदत्त था। ये काशी का हो जाएगा। फिर देखिए आपका रामायण कालीन जो है कौशल राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? अयोध्या। फिर प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस तरह का था? तो अर्धचंद्राकार था। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हो गई। अब आइए यहाँ पर 2 राजधानियों वाले महाजनपद, ऐसे भी महाजनपद थे जिसमें महाजनपद का व्याख्यान उत्तर निकाय में किया गया है। तो इसमें आपका ऐसे भी महाजनपद थे जिनकी 2-2 राजधानियां हुआ करती थी। तो उनमें देखिए कौशल पहला है, इसका उत्तरी भाग का राजधानी श्रावस्ती था, दक्षिणी भाग का राजधानी साकेत था। मल का देखेंगे तो इसकी राजधानी एक है पावा और एक है आपका कुशीनगर, ये दोनों राजधानियां हुआ करती थी। उसी तरह से है आपका पंचाल। पंचाल में देखिए आपका उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छद्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उसी तरह से अब आपका अवंती का देखिए तो उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन हो जाएगा और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा इधर सिक्का को भी पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ देखिए सिक्कों का अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। भारत के प्राचीनतम सिक्का जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त हुआ है। इसमें जो है आहत बोला जाता था सिक्कों को। तो इसमें है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हुआ करते थे। तो आहत और पंचमार्क इस समय सिक्का हुआ करता था मौर्य काल का। अब देखिए ये जो सिक्के होते थे आहत किसके निर्मित होते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, चांदी निर्मित है और इस पर ठप्पे के निशान हुआ करते थे। अब आते हैं ऊपर, हम लोग पेज पे चलते हैं। फिर यहाँ से आएंगे तो आपका देखिए यहाँ पर बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य है आपका। तो यहाँ पर शाक्य कपिल वस्तु का है, बुली अलकप का, कलाम केशपुत का, कौल्य, रामगान और मल्लव पाना हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं तो ये मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य का कुछ विशेषता अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हर्यक वंश है मगध साम्राज्य का पहला। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य में बिंबिसार जो था हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है बिंबिसार। इसका परिचय जानेंगे तो ये जैन साहित्य में इसका नाम जो है श्रेणिक नाम भी है। महावंश जो था ये 15 वर्ष की आयु में मगध के नरेश बना था आपका महावंश के नाम से। अब यहाँ देखिए विवाह जो है ये अपना समाज विस्तार के लिए क्या किया था बिंबिसार कि ये अपना समाज विस्तार करने के लिए एक नीति अपनाया था विवाह का, ठीक है, विवाह किया करता था। तो यहाँ पर देखिए चेटक जो है वो लिच्छवी शासक की पुत्री चिलना के साथ विवाह करता है। यहाँ पर जो है पहली शादी है इसकी चेटक लिच्छवी के शासक की पुत्री है चिलना। फिर देखिए आपका दूसरा विवाह कौशल नरेश की प्रसेनजीत की बहन से महाकौशला के साथ करता है और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ ये तीसरी विवाह करता है। तो इस तरह से ये साम्राज्य का विस्तार किया था। इसका युद्ध देखिए आपका ब्रह्मदत्त को परास्त किए थे, अंक का विलय कर लिया था इसके बाद से। और देखिए अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र हुआ, इसके बाद आपका राजगद्दी पर बैठा। तो इसका अजातशत्रु का अन्य नाम कुंडिक है। ये प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा से विवाह करता है और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था। अब देखिए उद्यायन का बात किया जाए तो ये अजातशत्रु का पुत्र था, इसका पुत्र उद्यायन हो गया। यह पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करने वाला आपका शासक था उदयन। अब अगला आते हैं, अगले टॉपिक पे आएंगे तो यहाँ आते हैं पहले इस साइड देख लेते हैं आपका। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, ठीक है। अब शिशुनाग वंश के संस्थापक जो हैं शिशुनाग ही हैं। इनके बारे में परिचय है कि महावंश वटिका लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुए थे आपके शिशुनाग जो है वो आपका पुराण क्षत्रिय उत्पत्ति माना गया है। अब यहाँ देखिए अवंती का विजय जो है इनका मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक ले गए थे। ये कहाँ तक फैलाए थे अपने साम्राज्य का, तो मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक उस समय था। वत्स पर अधिकार कर चुके थे और गिरिब्रिज के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी अपना बनाया था। राजगिरी मतलब गिरिब्रिज के बाद ये वैशाली भी अपना दूसरी राजधानी बनाए। अब देखिए यहाँ पर शिशुनाग का पुत्र हुआ आपका कालाशोक। कालाशोक जो है पुराणों में इसका नाम मिलेगा काकवर्ण और इसकी राजधानी जो है फिर से ये अपना पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है और इसी के शासनकाल में आपका द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। आगे आता है आपका नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक माने गए हैं कौन, महापद्मानंद। इनका अन्य नाम देखेंगे तो महाबोधि वंश में इनका नाम उग्रसेन रखा गया है। ये कली का अंश माने गए हैं और ये स्वछत्रांत सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सर्वछत्रांग तक का मतलब सभी क्षत्रियों के नाश करने वाला इसका अन्य नाम भी रखा गया है। अब देखिए इसमें है दूसरे परशुराम का अवतार जो आपका भार्गव है, इसका अन्य नाम भी रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक छत्र जो है यहाँ अन्य तथ्य दिया हुआ है। एक छत्र जो है शासन की स्थापना किया, एकराट की उपाधि धारण की, फिर कलिंग विजय किया। कलिंग विजय इसका स्रोत कहाँ से मिलता है, तो स्रोत खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में आपको मिलेगी। यहाँ देखिए मित्र इनके कौन थे, पाणिनि मित्र थे। और इसके बाद आते हैं यहाँ पद्मानंद के बाद आते हैं घनानंद का। तो घनानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम राजा हुआ। यह जो है अग्रमीज उग्रसेन का पुत्र था। स्रोत ये मिलता है आपका यूनानी लेखकों के पुस्तक में। फिर है सिकंदर के समकालीन रहा है ये कौन, घनानंद। फिर आपका सेनापति का नाम जो है वो इसका था भत्साल। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या कर दिया गया था घनानंद का और उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया था। तो यहाँ पर जैन अमात्य जो है इसमें इनका सटकाल या स्थूलभद्र नाम दिया गया, ठीक है। अब देखिए आते हैं फिर हम लोग ऊपर चलेंगे इसके बाद से। तो यहाँ देख लीजिए आप आएंगे आगे बढ़ेंगे तो ऊपर से हम लोग लेकर आते हैं फिर नीचे की ओर, चूंकि यहाँ से आपका चला हुआ है। अब देखिए यहाँ से चालू होता है आपका विदेशी आक्रमण। तो प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानी और यूनानियों द्वारा किया गया। तो ईरानी के समय आपका था वो दारा प्रथम था और ये यूनानी सिकंदर का हो जाएगा, ठीक है। ये दो भागों में बांटा हुआ है। अब यूनानी आक्रमण का देखेंगे तो इसका स्रोत कहाँ से मिलेगा, तो ये आपका बेहुस्तीन अभिलेख से मिलेगा जहाँ पर कि दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। ये हेरोडोटस का विवरण है। अब इसमें देखेंगे तो भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था भारत आपका। अब आगे बढ़ते हैं तो आपका महत्वपूर्ण तथ्य मिलेगा। यह है पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में नई लिपि का जन्म होता है आपका खरोष्टी लिपि, ठीक है। चूंकि पारसियों का आप यहाँ पर आगमन हो जाता है। और फिर देखिए है
ये है अर्थजस्वी का राजवैद्य था वो टेसियस। अब है मेडिसोन के छत्रपति फिलिप द्वितीय का पुत्र कौन था? फिलिप द्वितीय का पुत्र आपका सिकंदर हुआ। सीमांत गणराज्य अश्वक की राजधानी मशक थी। अब देखिए पुरुष जिसका नाम पोरस भी है, पोरस का राज्य बसा था आपका झेलम और चिनाब के बीच में। फिर आपका है पोरस सिकंदर से परास्त हुआ था कहाँ? झेलम नदी के तट पर। ये क्वेश्चन दोनों आया हुआ है ऊपर वाला। देखिए सिकंदर के बारे में दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर। यह जो है घनानंद का समकालीन था, पीछे आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर घनानंद के बारे में। तो यह जो सिकंदर के समकालीन था, तो यहाँ पर हम लोग देखते हुए आगे आ गए, याद दिला दिए। अब यह यहाँ पर हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त किया गया था इसी के द्वारा, सिकंदर द्वारा। निकोया बावकेफला नगरों की स्थापना की थी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु भी हो गई। चलते हैं अगले पेज पे। फिर आपका देखिए चालू होता है मौर्य वंश। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ये है आपका मौर्य वंश का। हाँ, एक चीज़ बता दें कि इसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, आपकी बस तैयारी अच्छी से हो जाए, यही मेरी कामना है। तो यहाँ पर चलिए आते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य को देखते हैं। ये रहा आपका चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय। इसमें भारतीय स्रोत में जो है मौर्य राजवंश का संस्थापक है। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही। फिर नागराज का पुत्र है और वृषण तथा कुलहीन विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस के अनुसार ये बताया गया है नंदराज का ये पुत्र है। ठीक है, विशाख दत्तकृत आपका विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के हैं लेखक। अगला है कि राजकुल से संबंधित इनका जो है वो जानकारी मिलता है बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि वंश के अनुसार बताया गया है, राजकुल से संबंधित थे। क्षुद्र उत्पत्ति हुआ है यह जानकारी देता है आपका बृहत्तक कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर में दिया गया है। और देखिए यहाँ पर मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र ये भी बताया गया है। ये आपका है परिशिष्ट पर्वन में ये बताया गया है जो हेमचंद्र द्वारा लिखित है। तो यहाँ पर अलग अलग स्रोतों से अलग अलग बात बताई गई है। तो ये आपका कॉन्ट्राडक्टरी है, तो इसलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ पूछेगा भी तो उसके अनुसार पूछेगा। तो आइए अब विदेशी स्रोत देखते हैं। तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंड्रोकोटस कहा है। एरियन और प्लूमार्क ने आपका चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। फिर आपका जस्टिन जो है वो सेंड्रिकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का देख लेंगे आप लोग। यहाँ पर तीनों आपका दार्शनिक जो है या बोल सकते हैं आपके लेखक हैं विदेशी, उन लोगों का क्या क्या बोला है वो भी आता है क्वेश्चन। अब देखिए आगे बढ़िए। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो है तमिल ग्रंथ के अनुसार अहनारूर और पुरनारूर से सूचित होता है कि दक्षिण भारत पे भी विजय प्राप्त किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर देखिए सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सिल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को भी परास्त किया है, यह भी है आपका। उत्तर जो है हिमालय की श्रृंखला तक इसका विस्तार था। मृत्यु के समय साम्राज्य का सीमा देख लेंगे इसका कहाँ तक था। उत्तर में हिमालय तक था, पश्चिम में हिंदू कुश तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी तक और दक्षिण में आपका मैसूर तक इसका क्षेत्र विस्तार था। अब यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से बड़ा था। ठीक है, जितना भी ब्रिटिश साम्राज्य आता था उसमें आपका भारत से बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य का बताया जा रहा है। अगला देखिए आपका आते हैं बिंदुसार का आपका मौर्य वंश में ही। तो बिंदुसार का अन्य नाम जो है वो है अमित्रोकेडिस, यूनानी लेखकों के अनुसार ये बताया गया है इनका नाम। फिर देखिए इनका जैन ग्रंथ में नाम बताया गया है बिंदुसार का सीसेन। फिर तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को भेजा है और ये मिला है आपका दिव्यावदान से जानकारी। अगला है स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस का आगमन होता है इसी के शासनकाल में। पालिनी के अनुसार मिस्र के राजा टोलनी द्वितीय फिलाडेल्फस जो है उसके राजदूत डायनोसिस का आगमन होता है इसी के शासनकाल में। सीरिया के शासक एंटियोकस को 3 मांग की थी आपका सीरिया। यहाँ पर क्या क्या मांगा था? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक एक मांगे थे, तो वही आया था आपका साथ में। अब यहाँ देखिए अशोक सम्राट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। ये जो है बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा था। कहाँ का? तो अवंती या फिर उज्जैन का। यहाँ पर धम्म का प्रतिपादन किया था सम्राट अशोक ने। अशोक मगध का राजा बना था कब? 273 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था कब? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, राज्याभिषेक बाद में हुआ है। पुराणों में अशोक का नाम जो है वो अशोक वर्धन बताया गया है। अशोक
धर्म की तीसरी संगति का आयोजित हुआ था इसी के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में। फिर देखिए है निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है आपका दीपवंश और महावंश में। तो किसने अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था, यह भी आता है आपका निग्रोध। अगला है उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का उल्लेख मिलता है आपका दिव्यावदान में। आपका उपगुप्त द्वारा ये दिया गया है कौन सा, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया है। तो ये आपका मिलता है, ये दिया गया है दिव्य वदान में। मतलब अलग अलग ग्रंथों में भी आपका अलग अलग जानकारी दी गई है। यहाँ देखेंगे ऊपर में तो अशोक को बौद्ध धर्म का, यहाँ भी है अशोक को बौद्ध धर्म को दीक्षित किए जाने का उल्लेख। तो यहाँ पर निग्रोध द्वारा आपका हुआ है और यहाँ पर उपगुप्त द्वारा, दोनों का दोनों अलग अलग स्रोतों से अलग अलग बातें की जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर अब आगे बढ़िए, अशोक दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। तो यहाँ से आपको जानकारी क्या है, तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं अशोक के पहले अभिलेख के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अशोक का अभिलेख लेकर आए हैं, जूम कर दिए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, 8 स्थानों से शिलालेख के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर 8 स्थानों से प्राप्त अधिकांशतः जो है प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अब यहाँ पर देखिए स्तंभ लेख जो है, स्तंभ लेख जो है यहाँ पर क्या क्या मिला स्तंभ लेख में, तो भाब्रू या बैराट का स्तंभ लेख में आपका अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। और गुहा अभिलेख आपका कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। आइए देखते हैं मिस्र का आपका देखते हैं, तो 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजा 13वां शिलालेख का है। इसमें देखिए क्या क्या वर्णन किया गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, अच्छे से दिख पाए। तो यहाँ पर आइए अब हम लोग आते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका मिस्र का है पहला, मिस्र में आपका है तुरुमाय और तुरमय, ये टोलमी द्वितीय और फ्योडोल्पस थे। अब देखिए यहाँ पर शिलालेख में व्याख्या जो किया गया है वो फिर आपका एपिरस में बताया गया है अलेक्सुंदर या अलेक्जेंडर, सीरिया में बताया गया है अंतियोक एंटियोकस या थियोस। अगला है अब इसमें है साइरिन में मग और मिसोडोनिया या मकदुनिया में आपका अल्किनी एंटीगोनस गुनातास, ठीक है। ये 13वां अभिलेख में आपका दिया गया है यवन राज्यों का। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, हम लोग आ जाएंगे, पहले इस तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका अब आता है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध बहुत पॉपुलर रहा है अशोक के शासनकाल का। तो यहाँ पर देखेंगे कलिंग युद्ध अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना थी। ये कलिंग युद्ध विजेता तो हुआ था अशोक, लेकिन इसमें इसका हृदय परिवर्तन भी हुआ था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, 13वां शिलालेख में है। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुआ था कौन, कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रांत है और उसकी राजधानी दी हुई है। तो उत्तरापथ का तक्षशिला था, अवंती रठ का उज्जैन था, कलिंग का तोसली था, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी था, प्राच्य या पूर्वी का पाटलिपुत्र पूर्वी प्रदेश का आपका पाटलिपुत्र था। आइए आगे चलते हैं, आपका सोहगौरा ताम्रपत्र। यहाँ पर देखिए अशोक कालीन प्राकृतिक भाषा में रचित ब्राह्मी लिपि कहाँ कहाँ से मिला है, तो वह आपका सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर से मिला है और महास्थान अभिलेख बोगरा जो बांग्लादेश से मिला है। अब आइए आगे देखिए, आपका न्यायालय में जो है ये क्या हुआ करता था, ये धर्म स्थीय दीवानी न्यायालय हुआ करता था। कंटक शोधन जो होता था वो फौजदारी न्यायालय हुआ करता था। गुप्तचर जो है, गुप्तचर का संस्था था एक ही स्थान पर रहने वाली, और ये संचरा था प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करके लेने वाली। मतलब कि यहाँ पर 2 आपका न्यायालय स्थापित किया गया था, धर्म स्थीय जो आपका दीवानी मामला देखता था, और एक है कंटक शोधन जो फौजदारी मामला देखता था। अब यहाँ देखिए गुप्तचर 2 था, एक था आपका संस्था जो कि आपका एक ही स्थान पर रहकर सूचना देता था, और संचरा जो होता था वो होता था भ्रमण करके सूचना देने वाला। अब यहाँ देखेंगे तो आपका मेगास्थनीज से जुड़ी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर मेगास्थनीज का आप लेकर आते हैं। मेगास्थनीज जो है यहाँ पर नगर प्रशासन कर रहा है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा की जाती थे। ये मेगास्थनीज द्वारा सब बताई जा रही है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हो जाएंगे तो 6 5 30 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर तीसरी समिति जो था वो जनगणना का हिसाब करता था, और जो 6वीं समिति थी वो बिक्री कर वसूलता था। अब देखिए करों की चोरी करने पर मृत्युदंड उसके समय में दिया जाता था, ये बता रहा है मेगास्थनीज का स्रोत। अगर है अगला देखिए नगर के पदाधिकारियों का नाम एस्टिनोमोई हुआ करता था,
और आगे देखिए भारतीय समाज का बात किया जाए तो इसमें 7 श्रेणियों में विभाजित था आपका। दार्शनिक, कृषि, कृषक, पशुपालन, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। इसमें दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था। कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। ये आपका उसके शासनकाल की विशेषता हो गई। आइए अब देखिए चाणक्य के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। चाणक्य से जुड़े देखिए तथ्य देखेंगे तो ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। चाणक्य ने अपना नाम चाणक्य रख दिया पुत्र का। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त का नाम से भी इनको चाणक्य से की जाती है। मतलब कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी इनका बोल सकते हैं आपका उपनाम हो जाएगा। पुराणों में इनका नाम द्विजर्षभ है, मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण इनको बताया गया है। अर्थशास्त्र जो है देखिए शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है और यहाँ पर राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इनका जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा रचित। लेकिन कौटिल्य द्वारा देखिए अर्थशास्त्र है, लेकिन नाम से आपका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें शासन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है पुस्तक में। और इसमें सप्तांग सिद्धांत है आपका शासन का। यहाँ देखिए आपका सप्तांग कौन कौन सा है ये चीज दिया हुआ है। सप्तांग में आपका राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 4 भागों में आपका 7 अंग हुआ करते थे शासन का। अब देखिए आगे चलिए तो अन्य तब संबंधित तथ्य दिया हुआ है इसमें कि अर्थशास्त्र जो है पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति होता था। इसमें बहुत समय तक पति के विदेह में रहने तथा उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। ठीक है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा ब्रात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया जाता था, विदेशियों को, समझ लीजिए। अब आगे चलिए, आगे देखेंगे तो कह रहा है आपका सारनाथ स्तंभ के बारे में जानकारी दी गई है। सारनाथ स्तंभ में है कि इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहा जाता है। सारनाथ का जो 4 मुख वाला, तो आपका सिंह चतुर्भुज कहा जाता है। इसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। इसमें देखिए अगला है कि इसकी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकारा है। फिर स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक है। जो सिंह है वो आपका शक्ति का प्रतीक बताया गया है। आगे चलेंगे तो आगे आते हैं हम लोग, इधर ऊपर से आते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, वो भी अति महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे। जेम्स प्रिंसेप 1837 में। खरोष्टी लिपि जो है वो कहाँ से किधर लिखा जाता है, तो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। फिर देखिए अनुराधापुर जो है वो श्रीलंका में पड़ता है। यह प्राक अशोक ब्रह्मी लिपि का साक्ष्य है। अशोक का नाम देखिए क्या क्या बताया गया है, कहाँ कहाँ मिलेगा, ये लेखों में बताया गया है। कहाँ कहाँ, तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडले गोलम के लेखों में है। अगला है इंडिका के लेखक कौन है, बहुत बार आ चुका है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे। निकेटर यहाँ लिखा हुआ है। अगला देखिए है तक्षशिला जो है वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, मौर्य काल का। अगला है देखिए यहाँ पर मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति और उनके अन्य नाम दिया हुआ है। तो चाणक्य का और नाम हम लोगों ने देखा कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त बोल सकते हैं। चंद्रगुप्त जो है उसका नाम सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी है, विद्वानों के अनुसार इनका अलग अलग नाम है। फिर देखिए अशोक जो है ये आपका प्रियदर्शी नाम हुआ करता था। बिंदुसार का एक अन्य पॉपुलर नाम था अमित्रघात। चलिए अगला देखिए अब आता है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखेंगे आपका तथ्य कौन कौन सा दिया हुआ है। तो ये है योद्धियों पर सिक्का का अंकन मिलता है, कार्तिकेय का। ठीक है, योद्धियों के सिक्का पर किसका है, कार्तिकेय का आपका चिन्ह दिए अंकित है। फिर देखिए आपका उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया गया था, हिंदी यौन राजाओं ने किया था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी वो स्वर्ण काल में हुई थी, प्रथम शताब्दी में माना गया है बाल विवाह की प्रथा। फिर देखिए शीशे का सिक्का जारी किया था वो स्ट्रेटो द्वितीय ने सर्वप्रथम। फिर देखिए संकर्षण एवं वासुदेव अंकित हैं किस पे, तो अगाथोक्लिस के सिक्कों पर संकर्ण और वासुदेव का अंकन किया गया है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए यहाँ पर है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक जो है वो आपका डेरियस प्रथम था, जो 522 से 486 ईसा पूर्व में कुछ भागों पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग देखते हैं जानकारी। तो यहाँ पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें कि आपको मिलता है
गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है जूनागढ़, जो आपका संस्कृत भाषा में है और लिपि ब्राह्मी लिखी गई है। अब देखिए संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन माना गया है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में देखेंगे तो संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना इसमें मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सुदर्शन झील के बांध के निर्माण का विवरण इसमें सुरक्षित लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कलिंग के शासक के बारे में है कि इसका जो है महामेघ वाहन जो है इसका संस्थापक है कलिंग के। खारवेल जो है वो महानतम सम्राटों में से एक हुआ करता था आपका कलिंग के शासक खारवेल, जी आपका उल्लेख करता है हाथी गुफा अभिलेख। अब यहाँ पर पांड्य शासक ने गधे से हल चलवाया था, इसका साक्ष्य मिलता है। जैन धर्म के प्रति झुकाव भी था आपका कलिंग शासकों का। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो है आपका गंधार शैली। तो शैली में आपका हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं शैली, अभी इसके बाद आते हैं हम लोग, अभी आ जाते हैं हम लोग वंशों का देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, अब हम लोग आते हैं इधर ऊपर से मौर्योत्तर काल में आ जाइए, इधर इस तरफ आएंगे तो आपका हो जाएगा कुजुल कडिफेशस के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, तो केवल तांबे के सिक्के जारी हुए, सिक्कों पर धर्मथिदस तथा धर्मथित उत्कृष्ट थे। अब देखिए यहाँ है भीम कडिफेशस के बारे में, तो स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे इन्होंने। सिक्कों पर इनका शिव त्रिशूल और नदी की आकृति हुआ करती थी। ये सब कुषाण वंश के थे। ठीक है, अब कुषाण वंश के अगला और प्रसिद्ध शासक जो है वो दरबार में थे। कौन कौन? कनिष्क के, तो नागार्जुन थे, पारस्व थे और चरक हुआ करते थे। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन था। आश्रित विद्वान थे आपको वसुमित्र। और फिर देखिए सारनाथ जो है वो बौद्ध अभिलेख, आपका बौद्ध अभिलेख है सारनाथ का। राजकवि इनके हुआ करते थे अश्वघोष, कनिष्क के राजकवि आया हुआ क्वेश्चन, ये अश्वघोष हो जाएंगे। फिर देखिए शक संवत का शुभारंभ किया गया था कनिष्क द्वारा, जो आपका 78 ईस्वी बाद का है। अब देखिए यहाँ पर सतवाहन वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो है वास्तविक राजधानी कहाँ हुआ करता था? सतवाहनों का प्रतिष्ठान या फिर पैठन। आरंभिक राजधानी इसका अमरावती थी। ठीक है, फिर बाद में इसका राजधानी बनाया गया आपका प्रतिष्ठान। जहां तक ऑप्शन में प्रतिष्ठान ही आता है, पैठन बहुत कम आएगा। अब देखिए सातकर्णी प्रथम जो है ये सतकर्णी उपाधि धारण किया था। ये धारण करने वाले पहले सतवाहन वंश के प्रथम राजा थे। अब देखिए गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे जानकारी क्या क्या है। तो ये जो है ये विच्छन होते चतुर्वर्ण को फिर से स्थापित कर दिया था। जो चतुर्वर्ण हम लोग ऊपर पढ़े थे 4, उसको फिर से स्थापित किया था। वर्ण जो है ये व्यवस्था का रक्षक था। फिर देखिए नासिक अभिलेख से अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि धारण की है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। फिर वेदों के आश्रयदाता भी माना गया है। इधर देखेंगे तो अब आते हैं हम लोग आपका शैली के बारे में देख लीजिए। गंधार शैली जो हम लोग देखे थे, तो गंधार शैली देखिए ये कनिष्क के काल में विकास हुआ था इसका। गंधार शैली का भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली है। भारत और यूनानियों का सम्मिश्रित शैली, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका कौन सा है? गंधार शैली है। इसमें भारत और यूनान का मिश्रण मिलता है। इसके संरक्षक शक और कुषाणों को बताया गया है। इस गंधार शैली का मूर्ति बनाने के लिए सदैव हरित स्तरित या सीट चट्टान का प्रयोग किया गया है गंधार शैली में जो भी बनाई गई है। अब देखिए शुंग वंश के बारे में जानकारी लेंगे। तो शुंग वंश जो है वो आपके संस्थापक रहे हैं पुष्यमित्र शुंग। ये जो है भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण हुए थे पुष्यमित्र शुंग आपके, ये पाणिनि के अनुसार बताया गया है। ये पतंजलि जो है आपके पुष्यमित्र के पुरोहित थे। अंतिम राजा शुंग वंश के हुए देवभूति। अयोध्या लेख में जो है पुष्यमित्र के ने आपका पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ योग किए थे, ये आपको बताता है अयोध्या लेख। आते हैं अगले पेज पे, यहां देखेंगे आपका है अब गुप्त और गुप्तोत्तर युग, दोनों एक ही में हम लोग पढ़ लेंगे। अभी मौर्य चल रहा था, अब आ गया आपका गुप्त। तो गुप्तों के बारे में परिचय लेते हैं हम लोग। गुप्त वंश का शुरुआत कर रहे हैं। गुप्त वंश लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था आपका। संस्थापक इसके जो है श्रीगुप्त हैं, जो कि लगभग 275 ईस्वी में आपका ये स्थापना किया गया था। तो 275 से 550 ईस्वी इसका शासनकाल हो जाएगा गुप्त वंश का। यहाँ पर है सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। ठीक है, श्रीगुप्त द्वारा स्थापित किया और महानतम शासक आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम से देखिए इनका शासन काल रहा है 319 से 335 ईस्वी तक शासन हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत का इसने
आपका स्थापना या गुप्त संवत इसने प्रारंभ किया था। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपका समुद्रगुप्त मिलेंगे। तो यहाँ पर विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी है आपका। तो भारतीय नेपोलियन के किस नाम से, अन्य नाम किसका है आपका, समुद्रगुप्त का, और किस दार्शनिक या लेख द्वारा बताया गया, तो आपके विसेंट स्मिथ हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आता है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें कि हरिसेन द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है और समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख किया गया है। ये आपका प्रयाग प्रशस्ति में है। उपाधि इसने लिया है और एक प्रक्रमांक। फिर आपका समकालीन दक्षिण भारत के नरेश थे और इनके संबंधित राज्य देख लेंगे। तो यहाँ पर धनंजय जो है वो आपको कुस्तलपुर के थे, इनके समकालीन। नील राजदूत है वो आपका औमुद के थे। उग्रसेन जो है वो आपका पालका के थे और विष्णु गोपा कांची के हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपका समुद्रगुप्त द्वितीय का है, जिन्होंने, इनका अन्य नाम है आपका देवगुप्त, देवराज या फिर देवश्री। उपाधियां इसने धारण की है विक्रमादित्य, साक्री, शक विजेता। ये जो है मेहरौली अभिलेख में आपका विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किया है इन्होंने। वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप ये आपका पड़ता है। फिर देखिए चंद्र नामक राजा के उपलब्धियों का वर्णन किया गया है आपका। ये चंद्र का समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से ये लिया गया है। फिर देखिए आपका पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था इसने। फिर आपका है कि ये जो कर है पश्चिम भारत के शक सत्ता का इसके बाद उन्मूलन हो गया था। ठीक है, ये जो आपका रुद्र सिंह तृतीय को जब परास्त किया था तो यहाँ से आपका शक सत्ता का उन्मूलन हो गया था। शकों को हराने का उपलक्ष्य जो है चांदी के सिक्के चलाए। जब शक को हराया इन्होंने तो आपका चांदी का सिक्का चलाया था। और इनके समकालीन जो थे वो कौन थे, आपके फाहियान द्वितीय थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा। इतना सारी व्याख्या, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय अच्छे से याद कर लेंगे। आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए नवरत्न हुआ करते थे इनके शासन कालों के गुप्तों का। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ये नवरत्न है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न जो थे वो कौन कौन थे। तो यहाँ पर कालिदास हो जाएंगे, कवि जो आपके कालिदास थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। खगोलविद थे बराहमहीर। ठीक है, आपका अमर सिंह थे वो कोषकार थे। शंकु जो थे वो वास्तुकार थे। ये जो देखिए छपणक जो है वो ज्योतिषी थे। फिर आपका बररुचि जो था ये आपका व्याकरणज्ञ था। फिर आपका बेताल भट्ट जो है वो जादूगर था एक। फिर आपका घट पर्वक जो है वो एक कूटिनज्ञ है। ठीक है, तो कूटनीज्ञ का यहाँ पर देखिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुमारगुप्त प्रथम का आप देखेंगे तो आपका उपाधि लिया है इन्होंने महेंद्रादित्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी जो थी वो कौन थी, आपके ध्रुवदेव से उत्पन्न हुए थे आपके कुमारगुप्त प्रथम। यहाँ देखिए सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय के हैं। सबसे ज्यादा गुप्त काल का अभिलेख इसी का शासन काल का बताया गया है। ताम्रपत्र देखिए इसमें कौन कौन था, धनदेह, दामोदपुर और ये बैग्राम से प्राप्त हुआ ताम्रपत्र है। आगे देखिए स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। बिलसठ अभिलेख जो है वो गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त तक ही प्राप्त किया गया है। कुमारगुप्त प्रथम तक ही बिलसठ के अभिलेख से ये जानकारी मिली है। अब आगे बढ़ेंगे तो आपका स्कंदगुप्त जो है इसने उपाधि धारण की है आपका क्रमादित्य का। स्वर्ण सिक्के देखिए इसका मुख्य भाग जो था, और मुख्य भाग हुआ था स्वर्ण के सिक्के जो स्कंदगुप्त द्वारा चलाए गए थे। उसमें धनुष बाण के लिए हुए राजा की आकृति ऊपर थी और पीछे था आपका पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी। और फिर आपका श्री स्कंदगुप्त का उत्कृष्ण किया था, उस पर उत्कीर्ण किया हुआ था। अब हुंडों का पहला आक्रमण जो है ये इसी के शासन काल में हुआ था स्कंदगुप्त में, जिसमें कि स्कंदगुप्त विजयी हुआ था। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज और क्रमादित्य अंकित किया हुआ था। अब देखिए तोरमाड़ क्या है। तोरमाड़ जो है यह भारत पर दूसरे हुंड आक्रमण के नेता था आपका तोरमाड़। फिर देखिए एरण में इसका जो है, ये एरण जो है इसमें बराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख मिलेगा। धन्य विष्णु में आपका तोरमाड़ के सामंत का व्याख्या है आपका। अब देखिए यहाँ पर महिर कुल जो है वो तोरमाड़ के पुत्र और उत्तराधिकारी हुआ था महिर कुल। ठीक है, तोरमाड़ा यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे आते हैं, अगले बिंदु पे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए अब इसका गुप्त और गुप्तोत्तर का अर्थव्यवस्था दिया हुआ है। यहाँ पर ताम्रलिप्ति जो है वो बंगाल की एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। ये है उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन यहाँ से होता था।
दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमित्रा से व्यापार का यह केंद्र था। ताम्रलिप्ति देखिए, भडोज जो है वो पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था, पश्चिम का भडोज, और पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार भी यहाँ से हुआ करती थी। अगला है श्रेणियां। श्रेणियां जो है विशेष महत्व का एक संगठन था। ये व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु स्थापित किया गया था। इसने है कि अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार था। सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण करना श्रेणियां के अंतर्गत आती थी। प्रत्येक श्रेणी ने अपना प्रमुख हुआ करता था, अपने नियम जो है वो खुद निर्मित करते थे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर है अब स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा को क्या बोला जाता है? तो स्वर्ण मुद्रा आपका हो जाएगा दिनार। स्वर्ण मुद्रा आपका दिनार बोला गया है। क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा दिनार होते थे। सिद्धांत शिरोमणि जो इनमें देखेंगे तो इनका है भास्कराचार्य और ये आपका लीलावती। इसके लेखक हैं आपके सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य, लीलावती के भास्कराचार्य हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए आयुर्वेद शास्त्र जो है ये धन्वंतरी द्वारा लिखा गया है। चांदी के सिक्कों को बोला जाता था रूपक। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। आगे देखिए एरण अभिलेख के बारे में देखिए है। एरण में क्या है कि आपका सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। सती प्रथा का जो 510 ईस्वी का अभिलेख है। सेनापति गोपराज की स्त्री की सती होने का उल्लेख भी मिलता है। सेनापति गोपराज की स्त्री का उल्लेख भी आपका ये सती प्रथा में उल्लेखित किया गया एरण अभिलेख में ही। ठीक है, अगला देखेंगे तो आपका यहाँ पर जानकारी दी हुई है। उद्रंग जो होता था यहाँ पर भूमि कर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप अच्छे से देख पाए। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता था उद्रंग, ये भूमि कर या भाग कर होता था। फिर ये जो राजस्व लगता था, भू राजस्व की दर था इसमें 1/6। फिर देखिए विदक भागम जो है प्राचीन भारत में सिंचाई कर हुआ करता था। फिर देखिए कौशल्य जो है रेशम के पर्याय होता था। संस्कृति जो है वह आपका गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा थी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा थी। फिर देखिए वारंगल जो था वो लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था जगह। फिर आपका मृक्ष कटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है। शतरंज जो है वो गुप्त काल के दौरान अद्भुत खेल है, और शतरंज की उत्पत्ति भी आपका माना जाता है, खेल की उत्पत्ति भारत है। अब चलते हैं हम लोग ऊपर आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो अब आपका आता है प्रवरसेन प्रथम के बारे में जानकारी। तो ये देखिए बकाटक वंश के है जो आपका 275 से 335 ईस्वी तक शासन किया है। इसने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 वर्षों में करवाए थे। अब यहाँ देखिए न्याय दर्शन से संबंधित देखेंगे तो इसके प्रवर्तक जो हैं वो गौतम है न्याय दर्शन के, जो इनका एक है अक्षपाद। अब देखिए यहाँ पर न्याय के शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है? तो तर्क या निर्णय। यहाँ पर है 16 पदार्थों और तत्वों का अस्तित्व बताया गया है। सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी लेंगे तो ये महर्षि कपिल का है। कपिल द्वारा सांख्य दर्शन है, और सिद्धांत इसमें क्या है कि आत्मा का आवागमन का बताया गया है सांख्य दर्शन में। इसमें अज्ञानता के कारण आपका दुख होने को बताया गया है, मतलब अज्ञानता ही दुखों का कारण है। अब देखिए वेदांत दर्शन का देखेंगे तो भारतीय विचारधारा की प्रकाष्ठा है वो 3 आधार है। ठीक है, वेदांत दर्शन में आपका उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। अब यहाँ पर कुछ दर्शन दिए हुए हैं और उसके प्रवर्तक दिए हुए हैं, हमेशा ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर दर्शन और प्रवर्तक देख लीजिए। दर्शन जो है वो आपका कौन से हो जाएंगे? तो योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक के आपके कणाद, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के बाद बद्रायण, अद्वैतवाद का हो जाएंगे शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैत का हो जाएंगे रामानुचार्य, द्वैतवाद के हो जाएंगे माधवाचार्य, नव न्याय का हो जाएंगे गंगेश उपाध्याय। यहाँ पर देखिए है चरवाक दर्शन जो है वो जड़वादी दर्शन है। आगे चलते हैं तो है गुज्जर जाति का प्रथम उल्लेख अहोल लेख में किया गया है। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक था वो आपका नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दुंती दुर्ग थे। अब यहाँ हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित थानेश्वर से कहाँ किया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, थानेश्वर से कन्नौज किया हुआ है। और नोट में देखेंगे तो आपका है मौखरी शासकों की राजधानी वहाँ कहाँ हुआ करती थी? मौखरी की भी कन्नौज हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आते हैं पहले लेफ्ट साइड से। अब अहोल प्रशस्ति के बारे में देख लीजिए। तो अहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के मतलब युद्ध का वर्णन किया गया है। यह नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया है, जिसमें कि आपका हर्ष पराजित हो गया था। अब देखिए वेनसांग के बारे में जानकारी लेंगे तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया हुआ सबसे प्रसिद्ध है। तो हर्ष के समय में आपका सर्वप्रमुख घटना वेनसांग का भारत आगमन था। ठीक है, जो मैंने बात बोला।
अब यहाँ पर देखिए ह्वेनसांग जो है वो तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। ये जो है प्रसिद्ध ग्रंथ इसका CU की है, इसमें यात्रा वृतांत लिखा हुआ है ह्वेनसांग ने। इसमें है देखिए भीनमाल की यात्रा है, फिर आपका यात्रियों का राजकुमार उपाधि दी गई है इसको। फिर देखिए आपका 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था इसने। उल्लेख इसका मिलता है आपका मथुरा, ये सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, और वाराणसी में इसने बताया है कि रेशमी वस्त्रों के प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ह्वेनसांग के अनुसार सूती वस्त्रों का आपका मथुरा हो जाएगा और रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा ये आपका वाराणसी। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 4 धाम के बारे में बताया गया है। वो 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और फिर रामेश्वरम, ये चारों धाम हैं। अब आगे देखेंगे तो यहाँ जाते हैं, उसके बाद प्राचीन भारत में स्थापत्य कला हम लोग देखते हैं। पहले ऊपर के टॉपिक खत्म करते हैं। तो यहाँ देखिए है आपका राष्ट्रकूटों के यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष जो हुआ था। त्रिकोणीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? राष्ट्रकूटों, पालों और गुर्जर प्रतिहार के शासकों के रूप में, जिसमें अंतिम रूप से सफल हुआ था आपका गुर्जर प्रतिहार लोग। आगे देखिए है कि इसमें है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में आपका ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में पड़ जाता है, पश्चिम में द्वारका है गुजरात में पड़ जाता है, पूरब में आपका पुरी है उड़ीसा का, और दक्षिण में है श्रृंगेरी जो आपका कर्नाटक में पड़ जाता है। ये आपका शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है। अब देखिए आगे चलेंगे तो हर्यक के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में आयोजित समारोह होता था महामोक्ष परिषद का। हर आपका कब 5 वर्ष पे होता था। फिर देखिए महामोक्ष परिषद के 6ठे समारोह में प्रयाग में उपस्थित विदेश यात्री जो था वो ह्वेनसांग आपका उपस्थित हुआ था। अगला है प्राचीन कालीन चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया नाम आपका है यिंतु और थियांतु। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें भारत का कौन सा नाम आपका नहीं है, तो नाम आपका कौन कौन सा है ये याद रखेंगे तो नहीं है आप छाट सकते हैं। तो यूनतु बताया गया है और थियांतु बताया गया है, ये इंडिया का नाम है चीनी शासकों द्वारा। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था किसके द्वारा? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नेतृत्व में किया गया था, उसी के द्वारा माना जाता है। देखिए यहाँ पर है प्राचीन भारत के स्थापत्य कला की जानकारी दी गई है। यह अब हमारा आता है तो यहाँ से देखिए खजुराहो का मंदिर जो है इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है खजुराहो के मंदिर का। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है आपका जो खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा है? चंदेल राजाओं द्वारा ये निर्मित मंदिर है, जो आपका 1950 से 1050 के मध्य बताया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं राइट साइड में, तो ये है आपका कंदारिया महादेव का मंदिर है जो सर्वोत्तम मंदिर माना गया है। उस समय खजुराहो में निर्मित मंदिरों में ये सर्वोत्तम मंदिर हुआ था, कंदारिया महादेव का मंदिर। आगे देखिए तो इसमें है 85 जो है 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख वैष्णव, शाक्त, शैव और जैन धर्मों से संबंधित है। ठीक है, 85 मंदिर भी है इसमें, जो कि आपका किससे किससे है? वैष्णव से, शाक्त से, शैव से और जैन धर्म से है। अब देखिए इसमें है मातेंगेश्वर की मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित किया गया है, खजुराहो में ही है। आपका पारसोनाथ मंदिर जो आपका जैन मंदिर है, जैनियों का है। फिर देखिए अन्य मंदिर भी है इसमें जो कि आपका 64 योगिनी का है, ब्रह्मा का है, दुल्हा देव मंदिर है और जिननाथ का भी मंदिर इसमें है। ये जो है आपका खजुराहो का मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ये जो है मंदिर का खजुराहो का जो है वो आपका नागर शैली में बनाया गया है खजुराहो का मंदिर। आगे अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग, तो अगला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर गुफा मंदिर। अब आ जाइए, गुफा मंदिर देखेंगे तो आपका एलिफेंटा है। एलिफेंटा एक क्या है? आपका गुफा मंदिर है। इसमें राष्ट्रकूट शासकों द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है एलिफेंटा गुफा में। फिर देखिए इसी में त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिलेगा एलिफेंटा गुफा में। इसमें कुल 7 गुफाएं हैं, 5 गुफा जो है वो हिंदू धर्म का है और 2 गुफा जो है वो आपका बौद्ध धर्म का दिया गया है। आगे देखिए है कि स्थिति यह कहाँ पड़ जाता है? आपका औरंगाबाद जिला में है, महाराष्ट्र में ये भी। और फिर आपका ये एलोरा के बारे में जानकारी दे रहा है, एलोरा राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर देखिए औरंगाबाद जिला में यह भी महाराष्ट्र में पड़ जाता है। इसका प्रसिद्ध जो है वो शैलकृत गुफा मंदिर है इसमें। अब देखिए एलोरा के बारे में, इसमें कुल 34 गुफाएं हैं जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म को संबंध है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से है और 30 से 34 तक आपका जैन धर्म का है। तो वैद्य, हिंदू और जैन का समर्पित है वो आपका एलोरा गुफा। अब देखिए इसमें है कैलाश मंदिर जो है स्थलाकृत स्थापत्य है, यह द्रविड़ शैली का है और कृष्ण प्रथम या राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किया गया है कैलाश मंदिर का निर्माण। आगे देखिए है
निर्माता देखेंगे किसका, तो सूर्य देव के मंदिर का जो आपका कोणार्क का प्रसिद्ध है, तो इसके निर्माता कौन थे, नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोटगंग। और इसमें जो है 7 अश्वों के स्वतंत्र मूर्तियां दी गई है। अब इसमें निर्माण काल जो है वो 13वीं शताब्दी ईस्वी में माना गया है। और उसके आगे देखेंगे तो मंदिर का आधार जो है वो एक विशाल चबूतरा का बना हुआ है, चारों ओर पत्थर के तरासे हुए पहिए दिए गए हैं, ठीक है, चबूतरा के चारों ओर पहिया भी है। अब आगे देखेंगे तो लिंगराज मंदिर है, जो आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज नागर शैली से निर्मित है, ये भी आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर माना गया है आपका लिंगराज मंदिर। सबसे आकर्षण भाग इसका शिखर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इसके स्थापत्य कला है उसमें आप देखेंगे तो आगे मिलेगा अंकोर वाट का मंदिर, जिसमें है यशोधरपुर का, ये पड़ जाता है आपका अंकोर, जो आपका कंपुचुड़िया या कंबोडिया में स्थित है। फिर आपका सूर्य, ये देखिए अंकोर वाट जो है ये सूर्य बर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। ये विष्णु को समर्पित है अंकोर वाट का मंदिर, द्रविड़ शैली में ये निर्मित है अंकोर वाट। और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है अंकोर वाट, ठीक है, जो आपका कंबोडिया में स्थित है। अब देखिए मंदिर निर्माण शैली जो है ये आपको देखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो नागर शैली जो है ये देखेंगे द्रविड़ शैली है, फिर आपका बेसर शैली है। तो इस तरह से पढ़ते हैं। नागर शैली जो है वो आपका समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है, ठीक है, उत्तर भारत में जितने भी लगभग मंदिरें हैं वो आपका नगर शैली में है। जैसे कि आपका ये उड़ीसा के मंदिर है। द्रविड़ शैली देखिए आपका ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। ये कृष्णा नदी कुमारी अंतरिक्ष के मध्य में है आपका द्रविड़ शैली। उदाहरण के तौर पे आपका ये देख लीजिए आपका एलोरा का कैलाश मंदिर है। बेसर शैली आपका देखिए ये नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है आपका बेसर शैली। इसका दूसरा नाम जो है वो है आपका चालुक्य शैली। अब देखिए सोनगिरी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सोनगिरी आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका बेतिया मध्य प्रदेश के निकट है। सोनागिरी है आपका। विशेषता ये है जैन धर्म का पवित्र स्थान, ये जैनियों को समर्पित है सोनागिरी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि चारों ओर सफेद जैन धर्म है। वर्तमान संदर्भ देखेंगे तो इसमें 77 जैन मंदिर जो है वो पहाड़ी पर स्थित है 26 गांवों में। कुल आपका संख्या 103 है। देखेंगे अन्य तथ्य इसमें और भी है, और भी जानकारी दी गई है आपको। तो यहां से देखेंगे तो आपको मिलेगी सोनागिरी के बारे में और भी जानकारी देखेंगे तो अन्य तथ्य इसमें दिया गया है। संतनवा मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर माना गया है, ठीक है, इसमें पहाड़ी पर स्थित है ये आपका, और भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है ये आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आप आगे देख लीजिए आपका है यहाँ पर ये है मंदिर, उसके बाद स्थान और उसके निर्माता, ठीक है। यहाँ पर तीनों का हम लोग एक ही साथ लेकर चलेंगे, मंदिर, स्थान और निर्माता, क्योंकि ये साथ में दिखेगा तो हम लोग को अच्छा रहेगा। तो देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो आपका माउंट आबू में है। ये भीमदेव प्रथम के समांत है आपका, मतलब समांत विमल शाह द्वारा ये निर्मित किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये है आपका पालीताड़ा जैन मंदिर। ये जो है शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर पर है। इसके निर्माता के बारे में जानकारी नहीं है। फिर देखिए आपका मोढ़ोरा का सूर्य मंदिर जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये आपका भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित किया गया है। फिर आपका रथ मंदिर जो है ये आपका महाबलीपुरम में पड़ता है, जो आपका पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो बृहदेश्वर मंदिर है जो आपका तंजौर में पड़ता है। ये राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया है। फिर विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका हम्पी में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चलेंगे तो पंचायतन जो है वो मंदिर रचना का एक शैली है। किसी देवता और उसके साथ 4 अन्य देवताओं की मूर्ति के समूह को पंचायतन कहा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 3 संगम दिया हुआ है। 3 संगम में आपका है प्रथम संगम स्थान ये आता है मदुरई में, जिसके अध्यक्ष आपको 3 संगम हुए थे। इसमें आपके अध्यक्ष पहले के हैं अंगतय ऋषि। फिर देखिए आपका द्वितीय संगम देखेंगे तो ये आपका स्थान हुआ था कपाटपुरम और अलेवाई में, जिसमें कि आपका अध्यक्ष थे ये अगस्त्य ऋषि एवं तोलकापियर। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका तृतीय संगम जो है ये हुआ है आपका मदुरई, जिसके अध्यक्ष थे नकीर। अब आगे देखते हैं आपका तो काल्पियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ है द्वितीय संगम की एकमात्र अवशिष्ट है, जो द्वितीय संगम हम लोगों ने अभी पढ़ा यहाँ, ठीक है। यहाँ आगे देख लीजिए है कह रहा है कि अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है आपका कौन सा, ये है आपका तो
तोल्काप्पियम जो है वो आपका तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ हो गया अब तक के प्राप्त अभिलेख या उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार। फिर आपका इसके प्रेरणाकर्ता जो है वो तोल्काप्पियर हैं। ऋषि अंगसेय के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे आपके तोल्काप्पियर। ये जो है एक व्याकरण ग्रंथ है तोल्काप्पियम, और ये सूत्र शैली में रचित है। काव्य शास्त्र का एक भी उच्च कोटि का ग्रंथ है। ये आपका काव्य शास्त्र का ये काव्य शैली है जो आपका उच्च कोटि का ग्रंथ बताया गया है। आगे देखते हैं, अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। तो ये रहा आपका अगला है आपका शिल्पाधिकारम। इसके लेखक है इलंगो अडिगल। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है आपका। यह है इंग्लो अडिगल का वर्णन है जो चोल नरेश करिकाल का पौत्र थे। इसमें देखेंगे तो आपका पुहार कावेरीपट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोलन और उसकी पत्नी कनंगी से संबंधित मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे आएंगे तो आपका नटराज शिव की मूर्ति के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें कि बड़ी संख्या में प्राप्त की गई है। ये अभी हम लोग चल रहे हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में। यहाँ पर प्राय चतुर्भुजाकार के है। शिव और दक्षिणा मूर्ति जो है इसमें आपका गुरु मुद्रा में मिलेगा या शिक्षक मुद्रा में बोल सकते हैं। चोल शासक प्रारंभ करने से पहले हम आ जाते हैं आपके तोकलम युद्ध पे। तो यहाँ पर तोकलम युद्ध चोलों का ही है, तो चोल शासक चालू करके तब हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चोल शासक में आते हैं। पहला देखिए चोल शासक में राजराज प्रथम है। यहाँ उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था इन्होंने। विजित क्षेत्र में अनुराधापुर स्थल को नष्ट कर दिया था। फिर आपका पोलोनरू जो है वो राजधानी हुआ करती थी, जिसका नया नाम जगन्नाथ मंगलम है। आगे देखिए राजेंद्र प्रथम की जानकारी जो है इसमें चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था राजेंद्र प्रथम के काल में। फिर आपका बंगाल की खाड़ी चोल झील में बदल दिया। संपूर्ण सिंघल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया गया था। उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण पवित्र गंगा जल लाने हेतु किया था। फिर आपका पाल शासक महिपाल को हराया था, जो आपका गंगै कोटचोल की उपाधि धारण किया था। फिर आपका गंगै कोटचोलपुरम की नई राजधानी बनाया। फिर आपका देखिए चोल गंगन तालाब का निर्माण करवाया था। ये चोल शासक के संबंधित है। आगे देखेंगे तो आपका है कोलोतुंग प्रथम। इसमें है आपका श्रीलंका का राजा विजयबाहु स्वतंत्र हुआ इसके शासनकाल में कोलोतुंग के। फिर आपका कोलोतुंग ने अपनी पुत्री का विवाह बिरपे रुमाल के साथ किया था। बिरपे रुमाल के साथ में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था इसी के शासनकाल में। फिर आपका चोल लेखकों की उपाधि देखेंगे तो यहाँ पर सुगम तवीर्त जो है ये करों को हटाने वाला है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो आपका आ जाते हैं वहाँ युद्ध पे जहाँ हम लोग थे तक्कोलम युद्ध का, जो आपका 949 ईस्वी में हुआ था। ये राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में हुआ था, जिसमें कि आपका कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम इधर से था, जिसमें कि विजेता हुआ था कृष्ण तृतीय। परिणाम हुआ कि राष्ट्रकूटों का तंजौर पर अधिकार हो गया यहाँ से। अब आगे चलिए तो इसमें समिति देखेंगे और उसके कार्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है आपका बरियम, जिसमें गांवों को देखरेख करने वाली एक कार्यकारिणी समिति थी। टूट बरियम जो था वो उद्यान प्रशासन का कार्य था, जिसमें स्ववत्सर वारियम जो है ये वार्षिकी समिति थी। अरिवरियम जो है वो तालाब समिति थी और पोन वरियम जो है वो स्वर्ण समिति हुआ करती थी। आगे देखिए पल्लव शासक दिए हुए हैं। पल्लवों में देखेंगे तो आपका सिंह विष्णु जो है वो आपका अवनी सिंह की उपाधि धारण किया था। काशी कुंडी दान पात्र के अनुसार चोल पांड्य सिन्हल कलम्र के राजाओं को परास्त किया था सिंह विष्णु ने। फिर आगे बढ़ेंगे पल्लव में ही आपका नरसिंह बर्मन जो है ये आपका महापल की उपाधि धारण किया था। परमेश्वर बर्मन जो है वो लोकादित्य एकमल रणजय गुणभाजन की उपाधि लिया है। महेंद्र बर्मन प्रथम देखेंगे तो यह आपका मत विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना किया है, वीवीआई रखिएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि अरिका मेड़ू जो है ये आपका पोडिक्यू प्राचीन नाम है आपका। आगे है एम्फोरा जार जो है दोनों तरफ हस्तेदार है। कंबन जो है वो आपका तमिल रामायण और रामावतारम की रचना है। फिर आपका उरैयूर जो है वो सूती वस्त्रों का केंद्र रहा है। आगे देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आएगा अब आपका चालुक्यों का। तो चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी बदामी।
पुलकेशिन प्रथम जो है इसके वास्तविक संस्थापक जाने गए हैं चालुक्य वंश का। यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय जो है सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली चालुक्य शासकों में बताया गया है। 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया है इसने। अहोल अभिलेख में इसका रचनाकर जो है, जिसके रचनाकर हैं अहोल अभिलेख का रवि कृति, इसमें है महिलाओं की नियुक्ति प्रायः उच्च पदों पर की जाती थी और चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्र अभिलेख लिखवाए हैं। आगे देखेंगे चोल प्रशासन के बारे में। तो सबसे पहले होता था साम्राज्य के अंदर होता था प्रांत, और जिसको हम लोग मंडलम भी बोलते हैं। उसके नीचे होता था कोटम और बलनाडु। उसके बाद होता था नाडु, जिसको जिले बोलते थे। फिर आपका होता था ग्राम सभा। ठीक है, अब ग्राम सभा के बाद आगे चलेंगे तो आज ये अब आता है आपका पांडव राज के बारे में। ठीक है, तो पांड्य राज देखेंगे तो जीवन रेखा इसका बेगी नदी को बताया गया है। स्थिति कावेरी नदी के दक्षिण में ये स्थित है पांड्य राज। राजधानी हुआ करता था पांड्यों का मदुरा या मदुरई। आगे देखेंगे तो 26 ईस्वी पूर्व में एक दूत को रोम भेजा था। इसी के शासनकाल में आपका मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ था और ये जयंत वर्मन जो शासक है ये आपका वान वन की उपाधि धारण की थी। प्राचीन साहित्यकार और इनके साहित्यकार देखेंगे तो हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस का, जिसके इतिहास को पिता बोला जाता है हेरोडोटस को, इसकी पुस्तक है आपका हिस्टोरिका। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। और फिर आप देखेंगे आगे तो ये है आपका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त का है। और फिर आपका आर्यभट्टीय जो है वो आपका आर्यभट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आएंगे हम लोग ऊपर देखते हैं। तो ये आगे आगे आपका यहाँ पर साहित्य और साहित्यकार यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बराहमहीर का कौन कौन से है साहित्य और साहित्यकार यहाँ पर। तो बराहमहीर का पुस्तक है आपका बृहजत्ताक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता। अश्वघोष का देखिए कौन कौन सा है, बुद्धचरित, फिर आपका सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। आगे देखेंगे तो इनका हर्ष का देखिए आपका है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तीनों प्रसिद्ध है आपका। दंडी देखेंगे तो ये आपका काव्यार्थ और 10 कुमार चरितम है दंडी का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ प्राचीन साहित्य और साहित्यकार और प्राचीन देख लेंगे तो मिलिंद पन्हो के हैं आपका नागसेन, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, रजत रंगनी कलहन, गीत गोविंद जयदेव, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, महाबिलात प्रहसन महेंद्र वर्मन का हो गया। आगे देखेंगे तो साहित्यकार और फिर साहित्य है। पतंजलि लिखा गया है महाभाष्य द्वारा, यास्क निरुक्त का, कात्यायन है वर्तिक का, फिर आपका वात्स्यायन है कामसूत्र, वात्स्यायन का कामसूत्र हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित है मेघदूत, फिर आपका भभूति का है उत्तरा रामचरितम, कुमारदास का है जानकी हरणम, फिर शूद्रक का है मृच्छकटिकम, भैरवी का है आपका कीर्ता नृजिनियम, बाणभट्ट का है कादम्बरी। फिर आप देखेंगे आगे तो मेरुतुंग का है आपका प्रबंध चिंतामणि, भास के हैं आपको स्वप्नवास वदता, स्वरवर्मा का है आपका कांत्र, फिर आपका भास्काचार्य के हैं लीलावती के। ठीक है, तो भास्काचार्य यहाँ लीलावती हो गया। इसी के साथ में आपका ये खत्म होता है। अब देखते हैं आगे आपका कौन सा आ गया। आगे है आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो आपका 800 से 1200 ईस्वी में आ जाएंगे तो आपका यहाँ से चालू होता है पाल वंश। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। धर्मपाल जो है यहाँ पर उत्साही बौद्ध था एक, ये परम सौगात लेखों के नाम में इनका लिखा गया है। विक्रमशिला सोमपुरी के बिहारों का स्थापना किया था धर्मपाल ने। देवपाल जो है देखिए यहाँ पर बौद्ध मतानुयायी था, ये आपका 5 गांव दान में दिया था आपका देवपाल ने। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर दिया था। अब देखिए गढ़वाल वंश के बारे में देखते हैं, जिसके संस्थापक आपके चंद्रदेव हैं। इनका गोविंद चंद्र गढ़वाल भी बोला जाता है आपका संस्थापक। गढ़वाल वंश के यही आपके चंद्रदेव जो आपके बाद में आ गए गोविंद चंद्र गढ़वाल। इनकी पत्नी थी रानी कुमार देवी जो आपका बौद्ध मतानुयायी थी। धर्मचक्र जो है जीन बिहार सारनाथ का निर्माण करवाया था इन्होंने। आगे है कि मंत्री इनके थे लक्ष्मीधर और जयचंद्र जो थे इसके अंतिम शासक हुए। अब देखिए अल्लाउदल के बारे में थोड़ी जानकारी है, महोबा से संबंधित है और ये परमारदीद देव चंदेल शासक के सेना नायक थे। पृथ्वीराज चौहान से परास्त हुए थे। फिर यहाँ पर स्त्रोत ये मिलता है तो आपका पृथ्वीराज रासों में भी है और परमाल रासों में भी है। आगे देखिए है जयसिंह सिद्धराज, ये आपका चालुक्य शासक थे गुजरात के। ये
धर्म सहिष्णु शासक था आपका, मस्जिदों हेतु 1 लाख विलोम मुद्रा दान में किए थे। आगे देखते हैं, अगला फैक्ट्स पे आ जाइए। तो गुर्जर प्रतिहार वंश है। गुर्जर प्रतिहार वंश में आपका नागभट्ट प्रथम जो है इसका शासक संस्थापक शासक था नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार का। नागभट्ट द्वितीय यहाँ पर परम भट्टारक महारिधार परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। महिर भोज जो है, यहाँ देखिए इस वंश का महानतम शासक हुआ गुर्जर प्रतिहार का महिर भोज, जो वैष्णव धर्म अनुयायी था। उपलब्धियां है इसका कि ये आदिवारा प्रभास था। आगे देखिए है सोन वंश, यहाँ पर देखेंगे तो सेन वंश में आपके संस्थापक हो जाएंगे सामंत सेन। लक्ष्मण सेन देखेंगे तो 28 वर्षों तक शासन किया है और लक्ष्मण स्तंभ संवत प्रारंभ किया था लक्ष्मण सेन ने। और बलाल सेन का देखेंगे तो निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी, दान सागर का रचना किया था और अद्भुत सागर भी इसी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। परमार वंश आएंगे तो इनके संस्थापक परमार वंश का हो जाएगा सियक या श्रीहर्ष हो गया। अब यहाँ पर देखिए वाक्यपति मुंज का यहाँ निर्माण करवाया था आपका, कहाँ, मुंज सागर तालाब का। अब यहाँ पर निर्माण करवाया था और उपाधि धारण किया था श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष। सिंधु राज जो है उपाधि लिया है आपका कुमार नारायणन तथा सिंहसा का सिंधु राज। और उसके बाद आइए राजभोज का। देखिए राजभोज जो है वो शासन थार से किया है और यहाँ रचना इसका है सम्रांगण सूत्राधार, यहाँ जो आपका वास्तुशास्त्र से संबंधित है। अन्य रचना है इसका सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह। भोजशाला का निर्माण भी कराया गया है राजा भोज द्वारा। और पृथ्वीराज तृतीय देखिए ये आपका पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जो अजमेर के शासक है। तराइन के प्रथम युद्ध में आपका हुआ था पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गौरी के बीच में जिसमें आपका मोहम्मद गौरी पर विजय हासिल किया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है ये पृथ्वीराज चौहान हार गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला फैक्ट्स क्या दिया हुआ है आपका, कर है आपका दसपुर शिलालेख जो है। दसपुर शिलालेख जो है वो मंदसौर से प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त के शासनकाल का उल्लेख है इसमें, कुमारगुप्त के शासनकाल का है, इसमें उल्लेख किया गया है। कुमारगुप्त का राज्यपाल बधुवर्मा थे। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। फिर आपका पट्टावाय श्रेणी जो है ये आपका रेशमी सूत बनाने के लिए समिति थी, ये इसके बारे में तो ऊपर भी आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। ये शासनकाल इसका है 1153 से 1163। दिल्ली विजय सबसे प्रमुख विजय है इसका, किसका, विग्रहराज चतुर्थ का। ये देखिए उपाधियां लिया था परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज, कवि बांधव, जयानक द्वारा ये दी गए हैं। अब देखिए विद्वानों ने सर्वप्रथम सोमदेव द्वारा इसको सोमदेव द्वारा बताया गया है, विद्वानों में सर्वप्रथम ये रहा है सोमदेव द्वारा। आगे देखिए बताया गया है जैसे कि ये भी उपाधि लिया है उन्होंने। अब सोमदेव की रचना किसने किया है, तो ये ललित विग्रहराज द्वारा है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं तो आपको मिलेगा जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति। ये जो है चंदेल वंश के संस्थापक ननुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर नामकरण किया गया था, जेजाक भुक्ति। अब देखिए हेमचंद्र कब है, हेमचंद्र एक जैन विद्वान था जो सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी हुआ था आपका हेमचंद्र, और कुमारपाल के सलाहकार पर नियुक्त किया गया था, सोलंकी वंश के थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे आ जाइए। अब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी किसको माना गया है, भगवती सरस्वती को। विक्रमादित्य उपाधि धारण किया गया था आपको गंगाय देव के द्वारा। फिर आपका बागपति की रचना है गोंडबहो। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र था वह आपका अरघट्टा था। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, जैनिल आबिदीन को। फिर आपका हिरण्यगर्भ यज्ञ किया गया था आपका दंती दुर्ग द्वारा। फिर आपका दाय भाग के रचनाकर थे जीमूतवाहन। चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना किया था हेमाद्रि। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक था आपका अमोघ वर्ष। धर्मपाल से संबंधित लेख है आपका खालिमपुर लेख। और हमीर महाकाव्य के चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है आपके, चंद्रबरदाई। और परमाल रासों के रचयिता हैं जगनिक। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे तो राज खजुराहो लेख के शासक हर्ष को कहा गया है, आपको परम भट्टारक। ठीक है, फिर देखिए प्राचीन काल में
पुनर्वर्धन मुक्ति अवस्था थी वो उत्तर बंगाल काल क्षेत्र में, उत्तर बंगाल के क्षेत्र में। अब देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में विविध देख लेते हैं। तो तीर्थकर और इनके प्रतीक चिन्ह कभी कभी पूछ देता है आपका, तो शुरू से चालू करते हैं। आपका ये हो गया ऋषभ देव का मतलब, ऋषभ मतलब बैल हो गया, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर आपका अजीत नाथ का हाथी था, संभवनाथ का आपका अश्वसेन था, फिर आपका पद्म प्रभर का कमल था, सुपार्श्वनाथ का आपका स्वास्तिक था, फिर आपका मल्लीनाथ का कलश था, फिर आपका नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, जहां तक पार्श्वनाथ का बहुत बार पूछा भी जा चुका है, और महावीर स्वामी का भी पूछा जा चुका है, इनका सिंह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आते हैं अगले पॉइंट पे आ जाइए। यहां देखिए एक नोट दिया हुआ है, नोट हम लोगों से छूट रहा है। नोट है आपका कि नेमिनाथ ऋग्वेद में उल्लेखित अरिष्ट नेमि का अन्य नाम है। ठीक है, अर्थात आप समझ सकते हैं अरिष्ट नेमि और नेमिनाथ एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में अब विविध जो भी है हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए लिंगायत या फिर आपका वीरशैव संप्रदाय जो है, इसके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य वत्स्य को जाता है। फिर 12वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रचार हुआ था लिंगायत संप्रदाय। फिर यहाँ पर कपालिक संप्रदाय जो है, ये आपका प्रमुख केंद्र श्रीशैल था, जो आपका मालती माधव भवभूति कृत के अनुसार ये बताया गया, श्रीशैल जो है प्रमुख केंद्र था। अब देखिए यहाँ पर नाथ पंथ संप्रदाय जो है वो आपका 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया था। कौन? नाथ पंथ संप्रदाय। फिर आपका शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों के दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता मिला। फिर आपका बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में अधिकाधिक प्रचार किया गया था नामपत संप्रदाय का, बाबा गोरखनाथ द्वारा। अब ये शाक्त संप्रदाय है, यहाँ पर शाक्त संप्रदाय का देखेंगे तो इष्ट देवी इसके शक्ति हैं। फिर आपका शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध था इसका। प्राचीनता देखेंगे तो प्रागैतिहासिक युग तक ये रहा, और वर्तमान में 3 प्रमुख केंद्र है आपका, कश्मीर, कांची और कामाख्या, जो आपका कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। आगे बढ़ते हैं तो आपका शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है, कहाँ है आपका ये देख लीजिए। तो राजराजेश्वर मंदिर आपका ये शिव धर्म को अर्थात समर्पित है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राजेश्वर मंदिर तंजौर। शिव मंदिर यहाँ पर हो जाएगा आपका भुमरा मध्य प्रदेश। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु का। फिर विरूपाक्ष मंदिर हो जाएगा हम्पी कर्नाटक, और विश्वनाथ मंदिर जो है ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ आगे देखेंगे तो अथर्ववेद में रुद्र का अन्य नाम जो दिया गया, अथर्ववेद में पशुपति, भव, सर्व और भूपति। फिर देखिए महाभाष्य पतंजलि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख दिया गया है। फिर आपका कुमार संभवम जो है वो आपका कालिदास हो जाएगा। यहाँ देखिए कालिदास द्वारा रचित है, जो आपका इसमें है शिव की महिमा का गुणगान किया गया है कुमार संभवम में, और पतंजलि के महाभाष्य में जो है शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख मिलेगा। अब यहाँ देखिए नयनार संतों द्वारा जो है, संतों की कुल संख्या 63 थी। पल्लव काल के दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। फिर आते हैं हम लोग ऊपर, तो यहाँ पर ये अंतिम अब चल रहा है आपका। अब देखिए यहाँ पर आ गया समुद्रगुप्त के 8 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। ठीक है, अब 8 को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो एक है आपका, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, गरुड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका धनुर्धारी, फिर आपका चंद्रगुप्त 1 का प्रकार, फिर आपका चक्र प्रकार, फिर आगे देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए नीचे वाला परशु, फिर आपका अश्वमेघ, फिर आपका व्याघ्रहनन, और एक सिक्का है आपका वीणावादन प्रकार। वीणावादन वाला आया हुआ है क्वेश्चन है, तो ये 8 प्रकार याद रखेंगे, जो ऑप्शन में रहेगा आप लगा लेंगे। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इसमें क्या है। तो पुष्यमित्र और हुंडों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है भीतरी स्तंभ अभिलेख में। पुष्यमित्र और हुंडों का भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा। अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित है। इसे इलाहाबाद में स्थापित करने वाला शासक का नाम है अकबर। इलाहाबाद कौन ले गया था? अकबर ले गया था। फिर देखिए गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक कौन है? वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, जो सिक्का चलाया। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता है? रूपक, जैसे कि मैंने बताया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर आपका गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम प्राचीन भारत का स्वर्णयुग बताया गया है। किसको? गुप्त काल को। चलिए आगे देखिए, हर्षवर्धन के बारे में, हर्ष के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका शासन काल के विस्तृत सूचना दरबारी कवियों द्वारा बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलता है।
आंशिक सूचनाओं का स्रोत कलहण का रजत रंगनी में है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें कलहण के रजत रंगनी में किसके शासनकाल का वर्णन है, तो आपका हर्ष हो जाएगा। आगे देखिए, चीनी स्त्रोत जो है हर्ष और राजश्री दोनों के एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। राजधानी इनका थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया गया था। आगे है, कन्नौज जो है यहाँ पर विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 20 देशों का राजा सम्मिलित हुए थे और सभा की अध्यक्षता की थी आपका वेनसांग ने। इसी के साथ आपका ये प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पर खत्म होता है प्राचीन भारत। फिर आपका अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं मध्यकालीन भारत, जो कि आपका ब्रीफ में परीक्षा से पहले सब चीज देख लें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।